नमस्कार। आज है 12 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा हमारा, तीसरे एआई एक्शन सीकर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, और इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम में कितनी, ई नाम मतलब एक प्रोसेस है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। तो इसको समझो पहले। देखो, इसका पूरा नाम होता है ई, मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक, और नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, ये डबल ए आ गया, यहाँ पर सिंगल ए आएगा, है ना, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब देखो क्या हुआ, सरकार ना एक प्रकार की एक स्कीम लेकर आई थी जिसको इनाम कहा जाता है, इनाम। अब इसमें क्या होता है, जैसे मानो आपने कोई सा एक उत्पाद बनाया, जैसे आप किसान हो और आप कोई सी भी वस्तु क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको आपकी जो भी है आइटम है आपको सेल करना है, तो उसका एक प्रकार का ये ना ई मार्केट होता है कि आप ऑनलाइन अच्छे रेट पर कहीं पर भी किसी भी मंडी में आप अपने उत्पाद को बेच सकते हो। तो इसमें ना बहुत सारे उत्पाद होते हैं, जैसे कि आप सोयाबीन वगैरह, तो 10 कमोडिटी मतलब 10 उत्पाद को और इसमें जोड़ा गया है। अब उत्पादों की संख्या बढ़कर हो गई है 231, मतलब 231 प्रकार की कुछ वस्तुएं हैं जो इनाम के तहत ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो। पूरा पेमेंट पूरा का पूरा ये होता है। देखो इसमें क्या रहता है ना, आपका जो वस्तु होती है उसको पूरा देखा जाता है, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जहाँ से आपको बेटर से बेटर रेट प्रोवाइड हो, फिर उसका जो भी इनवाइस जनरेट होता है, फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट आपको मिल जाता है। तो ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है, ई नाम, है ना। ई मार्केट भी बोल सकते हो इसको, आप किसानों के लिए बनाया गया था ये। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, और इसका सही जवाब है जर्मनी। सवाल की भाषा कुछ भी हो सकती है, या कहाँ शुरू हुई है प्रतियोगिता, तो ये प्रतियोगिता कहाँ चल रही है, जर्मनी में चल रही है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जिसे हम एनएसएस के नाम से जानते हैं, इसने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इसने कब मनाई है, सवाल ये है। तो देखो 7 फरवरी को इसने अपनी ये वर्षगांठ मनाई है, और 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इट मीन्स आप अभी 2025 में 75 घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1950। नेशनल सैंपल सर्वे, जिसको हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कहते हैं, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अब ये क्या करता है, जैसे स्टैटिकल डेटा वगैरह कलेक्ट करता था, है ना, ये सारी चीज़ें होती थी इसमें। फिर इसमें अभी 2 चीज़ें और हो गई हैं, एनएसएस और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो हम जिसको बोलते हैं ना, जितने हमारे पास जो डेटा वगैरह आते हैं, तो वो एनएसएस करता था पूरे काम। ये एनएसएस का मतलब वो नेशनल वाला नहीं है ना, एनएसएस जो होता है वो वाला एनएसएस नहीं है, ये सैंपल सर्वे वाला है, जहाँ पर नमूने लिए जाते हैं। जैसे नमूने का मतलब इसमें आपकी बात नहीं हो रही कि बोले सर अच्छा हमको तो लिए ही नहीं, हम सब भी नमूने हैं। नमूना मतलब सैंपल सैंपल होते हैं नमूना का मतलब, आप अपने ऊपर पर्सनल मत लेना प्लीज़ इसको। चलिए, तो ये बातें होती, जो भी डेटा हमारे पास आता है ना पूरा इंडिया का, वो एनएसएस या फिर सीएसओ ऐसे कुछ संगठन हैं जो इकट्ठा करते हैं। चलिए आज के चौथे सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत जो है वो हमारे एन बीरेन सिंह के ऊपर फिट बैठती है। मतलब एन बीरेन सिंह तो एक नाम है, डायरेक्ट हमारी भारत सरकार अर्थात बीजेपी की जो सरकार है उसके ऊपर फिट बैठती है। देखो क्या हुआ, एन बीरेन सिंह जो थे वो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। बट मणिपुर में क्या हुआ था, मणिपुर में 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ लिए, है ना। कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी, एक अलग कम्युनिटी थी, ठीक है, दोनों आदिवासी लोग थे ना, ऐसा हिंदू मुसलमान वाला मैटर नहीं था। तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे थे, या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। मणिपुर में हिंसा हो रही थी बहुत दिनों से, और बहुत दिनों से ये मांग उठ रही थी कि कांग्रेस के द्वारा कि आप, मणिपुर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, आप
वहाँ पर क्या लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भैया वो ठहरी बीजेपी, किसी के बाप की नहीं सुने वो, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है राष्ट्रपति शासन। तो देखो हमारे संविधान में क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 356 होता है, जिसको हम अनुच्छेद नंबर 356 कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर राज्यपाल को ये आभास हो जाए कि राज्य की जो व्यवस्था है, वो संवैधानिक जो व्यवस्था है वो क्या हो गई है, विफल हो गई है। बहुत प्यारा सा एक वर्ड बोलना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो क्या हो गया है, वो फेल हो गया है, संवैधानिक व्यवस्था, या मैं यूं भी कह सकता हूँ कि जो आंतरिक व्यवस्था है राज्य की वो फेल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, सिफारिश करता है, और ये सिफारिश किससे करता है, वो राष्ट्रपति से, कि आप क्या कर दीजिए, आप उस पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाता है तो उस राज्य की पूरी संपूर्ण व्यवस्था जो होती है वो किसके पास चली जाती है, वो चली जाती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस स्टेट में क्या करता है, रूल करता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, अर्थात राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। बट रिकमेंड किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर होता है ये, तो वेरी 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 बहुत प्यारा सा जवाब है, गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर ये होता है। तो एन बीरेन सिंह ने तो इस्तीफा दिया है, नॉर्मली ही इस्तीफा दिया है, क्योंकि इनके बारे में ऐसे आरोप लगे कि ये हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं थे। तो चलिए आज के 5वें सवाल, जो कि बहुत प्यारा सा सवाल है। भारत में हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया। देखो यूएनओ का एक अपना बजट होता है और उसमें अलग अलग देशों को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से भागीदारी होती है कि वो इतना उसमें क्या करते हैं, दान करते हैं, या यूएनओ के बजट में हिस्सेदारी वो होती है। अब ये पूरे दुनिया के देश, क्योंकि यूएनओ जो है वर्ल्ड वाइड काम करता है, तो जैसे विकसित देश जस्ट लाइक अमेरिका वगैरह हैं, इनकी हिस्सेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है, यूएनओ में ज़्यादा पैसा बजट दिया जाता है। तो ऐसे दुनिया के सारे देशों को अपनी तरफ से उसमें जितना भी मतलब एक प्रकार से एक परसेंटेज बना दिया गया है कि इतना इतना योगदान देना है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कितना दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा ये उल्टा है, बजट में कितना योगदान दिया है, तो ये यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह जो है ये हटा सकते हो आप, 37.64 मिलियन। अब इसको जब हम लोग देखते हैं ना, ये डॉलर का चिन्ह आना था यहाँ पर, तो अपने परसेंटेज का लगा दिया था गलती से। 37.64 मिलियन डॉलर का बजट दिया है भारत ने, इतने रुपये दिए हैं 2025 में यूएनओ को, ठीक है। ये इस प्रकार का मतलब एक बोल सकते हो ना, एक प्रकार का योगदान बोल सकते हो इसे। चलिए, तो याद रखना ये डेटा से सवाल आते रहते हैं हर कभी, और आप चाहो तो इसे करोड़ में, मिलियन डॉलर है तो इसे करोड़ वगैरह ऐसे डिजिट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 लाख से भाग लगाकर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, कृमि शब्द आया है तो इसको बोलते हैं कृमि मतलब होता है डिवर्म। देखो नेशनल डिवर्मिंग डे, अगर अब देखो ये बच्चा है कोई सा और बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है ये, आपको क्या लग रहा है इस बच्चे के पेट के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, बोले सर ये तो कीड़े हैं, है ना। वर्म मतलब होता है कीड़ा, तो इसे बच्चों के अंदर ना कीड़े होते हैं जिससे मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो इसको प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 10 फरवरी को नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ठीक है। डिवर्मिंग डे मनाते हैं हर साल 10 फरवरी को। कीड़े वगैरह समझ लीजिएगा इसको आप लोग। आज का 7वां सवाल, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। तो ये तो देखो साल भर चलते रहते हैं इस्तीफे वगैरह, बट ये थोड़ा सा इससे 2-3 चीज़ें रहती है, हमें वो देश का नाम पता चल जाता है, थोड़ी सी अपन कैपिटल को डिस्कस कर लेते हैं, या कभी कोई सा अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ा बहुत अपने को जियोग्राफिकल थोड़ा नॉलेज हो जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अपन लाते हैं, इसका सही जवाब क्या जाएगा, रोमानिया। तो इसको छाप लो पहले, तो कि रोमानिया इसका सही जवाब है। अब रोमानिया के ये जो शख्स आप देख रहे हो, इनका नाम था क्लाउस आयोहानिश, है ना। इन्होंने रिजाइन कर दिया है, रोमानिया के रहने वाले थे। अब दूसरा काम क्या बनता है हमारा कि सर जरा अपन नक्शे में देख लें कि रोमानिया है कहाँ।
तो देखो यह है रोमानिया, यूरोप का एक देश है रोमानिया। रोमानिया को अगर आप इधर से आओगे, रूस तरफ से आओगे, तो आपको रोमानिया की सीमा दिखेगी मेरे भाई, है ना। अब इसकी सीमा देखिए आप इधर से आप आओगे तो ये यूक्रेन मिलेगा, आपको यूक्रेन मिलेगा, ठीक है। इधर से आपको क्या मिलेगा, फिर माल्डोवा मिलेगा, और इधर से रोमानिया मिलेगा, ये बुल्गारिया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया। क्या है मतलब बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, ये B4 पढ़ते थे हम लोग। और रोमानिया की कैपिटल क्या है, बुकारेस्ट। बुकारेस्ट जो है रोमानिया की कैपिटल है, ठीक है। इधर से फिर ये बुल्गारिया हो जाता है, इधर से बुल्गारिया हो जाता है, फिर आपका ग्रीस हो जाता है, अल्बानिया, फिर मैसिडोनिया। इसे आपको पता होगा, इनको आप B4 टेक्निक से पढ़ लिया करो। B4 टेक्निक क्या कहती है कि एक ऐसे देश का नाम जो B से स्टार्ट होगा। पहले देखो नक्शा पढ़ने का एक तरीका होता है, आप बाउंड्री वाले निपटा लीजिए, बाउंड्री। इससे क्या होता है कि हमें देश की लोकेशन याद हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये, बट एक बार अगर लोकेशन किसी देश की बैठ गई तो हम कभी नहीं भूलते हैं। जैसे अपन B4 कर लो, यहाँ से B4 बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, फिर वापस B4 कीजिए। B4 का मतलब एक देश जो B से स्टार्ट करना है और 4 देशों को एक साथ बोलना है, जैसे बुल्गारिया, ग्रीस, है ना, इधर अल्बानिया, मैसिडोनिया। तो ऐसे B4, ठीक। तो ऐसे करके आप वर्ल्ड के पूरा नक्शा याद कर सकते हो, 190 प्लस नेशन आप याद कर सकते हो। बट इसके लिए घर के ऊपर एक नक्शा होना चाहिए, रोज उस नक्शे को देखो और उसको अपने दिमाग में बैठाओ। देखो देशों के नाम याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति को पता है कि जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये नाम के देश दुनिया में होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं पता आपको, वो देशों के नाम याद करते हैं। पता कैसे करते हैं कि ये अच्छा जर्मनी, ये जी से जर्मनी ने, स्लोवाकिया। अरे भाई आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उस देश की लोकेशन याद करना है, उस देश के आइट साइड कौन कौन से देश हैं ये याद करना है। एग्जाम में ये थोड़ी आएगा कि भाई साहब निम्न में से कौन सा देश है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया तुमको, बताइए भाई साहब। पोलैंड दे दिया एक तो आपको कि पोलैंड है, एक बैतूल दे दिया आपको, एक सिवनी दे दिया, एक मध्य प्रदेश दे दिया, और फिर पूछे आपसे बताओ इनमें से कौन सा एक देश है। ये बच्चों वाले सवाल हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते। तो टेंशन और दिमाग खराब मत किया करो, है ना, ये फालतू की ट्रिक व्रिक के माध्यम से। डायरेक्ट क्या करना है अपने को, डायरेक्ट नक्शे से ही याद करना है सारे देश। चलिए 8वां सवाल देखते हैं, थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब देखो थाईपुसम उत्सव जो है ना वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब एक प्रकार से इस थाईपुसम जो उत्सव है, इसमें अगर आप देखोगे तो मतलब थोड़ा सा पिक्चर अगर यहाँ पर लगा सकता था, मैं एक फ़ोटो लगा सकता था, बट वो फ़ोटो है ना बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। कहने का मतलब क्या है कि उसमें ऐसे मतलब जैसे कि अपनी जो जुबान होती है उसमें मतलब ऐसे कोई नुकीली चीज़ कर लेते हैं, मुंह के एक तरफ से तलवार डाल के इधर से निकालते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पिक्चर थे जिससे कि आपका मन थोड़ा सा ख़राब हो सकता था। दैट्स वाई मैंने ये पिक्चर नहीं लगाई, इसमें फ़ोटो नहीं लगाई आई मीन। तो एक बात है ना, जैसे कि ये एक भगवान है जिनको बहुत मानते हैं, भगवान मुरुगन। भगवान मुरुगन को तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो उन्होंने क्या, एक सूरपदमन नाम का एक राक्षस था, उस राक्षस पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। इसी कारण से जो ये पूर्णिमा होती है, ठीक है, कौन से महीने मतलब तमिल जो हिंदू त्यौहार होता है एक प्रकार का, तो जो भी पौष की जो पूनम होती हैं उस पूनम के माघ की जो पूर्णिमा होती है, सॉरी देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात ये होती है कि जो माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है, माघ महीने वाली, उस पूर्णिमा के दिन क्या होता है भाई साहब कि वो भगवान ने उनको हराया था, और उसी उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा उनको याद करने के लिए, इस पूरे युद्ध को याद करने के लिए ये थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं, ये मनाते हैं तमिलनाडु में। ये देखो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, ये जो कुछ बातें हैं, बाकी हालांकि इतना तो नहीं है। भगवान मुरुगन जो है वो साउथ में बहुत पूछते हैं, उनको याद रखिएगा। आज के 90वें सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ। तो
तो इसका सही जवाब जो है वो है मिस्र, जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं। और हो कहाँ रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा, क्योंकि देखो कभी कभी ना हम एक सवाल याद करते हैं लेकिन दो सवाल आपसे पूछ लेंगे। वो साइक्लोन जो है, वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ हुई? राजस्थान में हुई थी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लोकेशन किसकी, राजस्थान की थोड़ी देखेंगे मेरे भाई, वो तो अपने को पता रहती बचपन से। हम देखेंगे इजिप्ट की। अब देखो क्या होता है, इजिप्ट अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इजिप्ट ये रहा यहाँ पर इजिप्ट, ठीक है। इसके साइड में इधर लीबिया होता है, ये यहाँ पर ऐसा होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो ऊपर की ओर दिख रहा है ये कौन सा महासागर है? तो ऑब्वियस सी बात है ये महासागर तो नहीं है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। ये है ऊपर की ओर भूमध्य सागर, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पर भी कुछ है, ये एक सिस्टम में है कि मोरक्को देश होता है, और ऊपर की ओर किससे जुड़ा है? यहाँ से ये जुड़ा हुआ है किससे? सिंपल जवाब ऊपर यूरोप होता है, ठीक। तो ये इजिप्ट है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इजिप्ट की राजधानी क्या होती है। इजिप्ट की राजधानी कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए तब तक हम देखते हैं आज का हमारा अंतिम सवाल, जो कि ये रहा। हाल ही में तीसरे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है ना? ये थोड़ा सा आज संपन्न हुआ, कहाँ संपन्न हुआ है ना? ये आयोजन हटा दो, कहाँ संपन्न हुआ, या फिर आयोजन को रखो तो कहाँ हुआ, कुछ भी आ सकते हैं। लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करने का मांगता अपने को। तो भाई एआई के ऊपर ये तीसरा है। पहली बात तो तीसरी बैठक हो रही है पूरी दुनिया में। एआई तुम्हें पता है एआई क्या है? तो आप बोलोगे सर एआई फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है भाई साहब एआई। अब हमारे नरेंद्र मोदी गए हैं इसमें, और इस समिट में उन्होंने बोला भी है। अभी नरेंद्र मोदी जो हैं फरवरी, है ना, एक सवाल बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 के महीने में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो सबसे पहले फ्रांस की यात्रा पे गए हैं। अभी वो करंट में फ्रांस में हैं, और फिर वो कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। तो दो देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। अभी डोनाल्ड भैया से भी मिलेंगे, वहाँ से कुछ बातें करेंगे दोनों के बीच में। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात होने वाली है मोदी जी की डोनाल्ड सर भैया के पास, है ना। डोनाल्ड ट्रम्प सर नहीं होंगे, भैया होंगे हमारे, तो डोनाल्ड भैया, ठीक है। बहुत खर्चा करवाया था उसने जब भारत आया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो माँ कसम पैसे तो वसूलने पड़ेंगे उससे। तो अभी नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर है, और फ्रांस का एक शहर जिसको राजधानी भी कहते हैं पेरिस, सुंदरियों का शहर होता है पेरिस। और पेरिस में ये क्या हुआ था? एआई एक्शन समिट हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल बिंदास होकर बहुत कुछ बोला था, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।